हेलो, मैं पंकज मालविया स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अरावली पाठशाला पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय। और उसके अगले पार्ट में हमने जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय को पूरा पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे पौधों में समन्वय किस प्रकार होता है। इससे जो अगले वाले वीडियो है उसमें हमने उद्दीपन, अनुक्रिया, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, तंत्रिका कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है, मानव मस्तिष्क को हमने समझा। ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पर पूरे कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पौधों में समन्वय, किस प्रकार से पौधों में समन्वय स्थापित होता है। तो पौधों में समन्वय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले पौधों में होने वाली गति को हम पढ़ेंगे। तो पौधों में मुख्यतः दो प्रकार की गति होती है। पहली गति जो किस पर निर्भर करे, वृद्धि पर निर्भर करे, और दूसरी गति जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करे। अब कौन कौन सी जो गतियां हैं वो वृद्धि पर निर्भर करती है, जैसे कि आपने पौधों की जड़ों को देखा होगा। वो जो पौधे की जड़ें हैं वो नीचे की तरफ गति करती है, और जो पौधे का जो ऊपर वाला भाग है, पौधे का जो ऊपर वाला भाग है वो ऊपर की तरफ गति करता है। लेकिन जो पौधों की जो जड़ें होती है वो हमेशा नीचे की तरफ गति करती है। और ये गति कब करेगी, जब इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जड़ की नीचे की तरफ गति, पौधे के जो ऊपर वाला भाग है उसकी गति। उसके बाद आपने अमर बेल को देखा होगा या किसी भी बेल के पौधों को देखा होगा। तो वो किसी पेड़ के ऐसे चारों तरफ ऐसे लिपट कर ऊपर की तरफ वृद्धि करती है। तो ये जो बेल होती है इसके क्या, जो इस वाला जो सिरा जिस पेड़ के संपर्क में होता है वहाँ से एक ऐसी संरचना धागेनुमा निकलती है, और इसी से ये क्या होती है, उसको पकड़कर ऊपर की तरफ चलती है। और इस संरचना को क्या बोलते हैं, परतान। क्या बोलते हैं, परतान। और ये जो परतान के पास वाला भाग होगा वो क्या करेगा, वृद्धि करना रुक जाएगा। जैसे कि ये मान लो ये कोई परतान है और इस जड़ से यहाँ पर ये पौधे से यहाँ पर चिपक गया और ये बेल है। अब ये वाला भाग है, इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, थोड़ी सी रुक जाएगी, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये वृद्धि करेगा। फिर वापस यहाँ से एक परतान निकलेगा, इसको पकड़ लेगा, या फिर यहाँ वाली वृद्धि रुक जाएगी, फिर ये वाला भाग वृद्धि करेगा ऊपर की तरफ। इसी तरह ये जो बेल होती है वो ऊपर की तरफ लिपटते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये जो गति हुई ऊपर की तरफ वो भी किस पर निर्भर की, परतान की गति, ये भी वृद्धि पर निर्भर है। उसके बाद कुछ गतियाँ जो वृद्धि पर निर्भर नहीं है, जैसे कि आपने छुई मुई के पौधों को देखा होगा। किसको, छुई मुई के पौधे को। अब जो छुई मुई का पौधा होता है वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। जिस प्रकार से जो मानव होता है वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है, उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे कि छुई मुई के पौधे को आप टच करो तो टच करते ही वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। वो किस कारण होता है कि जैसे अपन ने उसको टच किया वो उद्दीपन के प्रति क्या करेगा, अपना चुना क्या है उसके लिए उद्दीपन, और वो अनुक्रिया क्या करेगा, अपने आप को उसकी पत्तियां आपस में जो मुड़ या सिकुड़ जाएगी। किस कारण सिकुड़ती है कि जैसे हम उसको टच करते हैं वो क्या करता है, उस पत्तियों में से पानी की मात्रा को कम कर देता है, जिससे वो सिकुड़ जाती है। वापस हम हाथ हटा लेते हैं, उसके बाद पानी की मात्रा वापस में जैसी थी वैसी की वैसी हो जाती है, और वो वापस पहले जैसी अवस्था में आ जाती है। उसी प्रकार आप ये ट्राई करना घर में प्रयोग, एक कमरा ले, एक पौधा लेना गमले में, फिर उसको बंद कमरे में रख देना और एक खिड़की खोल देना। अब आप देखोगे थोड़े देर दिनों के बाद वो पौधा जिस तरफ खिड़की में से प्रकाश आ रहा था उसी तरफ ये मुड़ जाता है। तो ये भी गति किस प्रकार से होती है कि ये भी वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। तो जो गति होती है वो कैसे होती है, दो, वृद्धि पर निर्भर करेगी और वृद्धि पर निर्भर नहीं करेगी। तो पौधों में समन्वय, पौधों में गति दो प्रकार की होती है, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना और गति जो वृद्धि पर निर्भर करे। सबसे है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, गति जो वृद्धि पर निर्भर न हो। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को
एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिकाएं फूल या सिकुड़ जाती है। जैसे कि छुई मुई के पौधों को छूने पर पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना उदाहरण वृद्धि के कारण गति है। ये दिशिक तथा अनुवर्तन गति उद्दीपन के कारण होती है। ये किसके कारण होती है? उद्दीपन के कारण ही होती है। अब उसके बाद है गति जो वृद्धि पर निर्भर करे। सबसे पहला है प्रतान वाला उदाहरण। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। उसके बाद है प्रकाश अनुवर्तन गति। प्रकाश की तरफ गति, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है पेड़ पौधे उसी की तरफ मुड़ जाते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का पुष्प। उसके बाद है गुरुत्वानुवर्तन गति। जो पौधे की जो जड़ होती है वो पृथ्वी के अंदर की तरफ या नीचे की तरफ गति करती है, वो कैसे कहलाते हैं? गुरुत्वानुवर्तन गति। और प्रकाश की तरफ प्रकाशानुवर्तन गति। जैसे कि रेगिस्तानों में जो जड़ें होती है पेड़ पौधों की वो कितनी होती है? गहराई में होती है, क्योंकि पानी की जितनी आवश्यकता पानी जितना गहरा होगा जड़ भी उतनी गहरी होगी। तो जो जलानुवर्तन गति क्या होती है? पानी की तरफ जड़ों की गति। उसके बाद है रसायनुवर्तन गति। पराग नली की अंडाशय की तरफ गति। अब पराग नली और अंडाशय क्या होता है? ये जो पुष्पों में हम जनन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि पुष्पों में जो स्त्री जननांग है वो स्त्री केसर और पुरुष जननांग होता है वो पुंकेसर होता है। यहाँ से पराग कण निकल के यहाँ पर आ जाता है और इस पराग कण से एक पराग नलिका का निर्माण होता है और यही से ये कण होता है वो अंडाशय या ओवरी में आ जाता है। तो ये जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? रसायनुवर्तन गति होती है। अब है पादप हार्मोन्स। क्या होता है पादप हार्मोन्स? जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने अंतःस्रावी ग्रंथियां, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित होते हैं। और ये हार्मोन जो पादप हार्मोन्स होते हैं ये एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधों की क्या करते हैं? वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। अब कुछ यहाँ पर जो पादप हार्मोन्स दिए हुए और उनका कार्य क्या क्या है वो यहाँ पर बताया गया और जिनको आपको याद भी करना है। सबसे पहला है ऑक्सिन हार्मोन्स। ये ऑक्सिन हार्मोन शाखाओं के जो अग्रभाग पर बनता है और ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है और प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? जो शाखाओं के आगे वाला भाग होता है वहाँ पर, और ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। उसके बाद है जिब्रेलिन हार्मोन। ये कहाँ पर पाया जाता है? तने की वृद्धि में ये सहायक होता है, तने वाले भाग में ये पाया जाता है। उसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन देखो, साइटो का मतलब कोशिका, कोशिका को विभाजन तीव्र करता है। यह फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न पूछे कि फल व बीज में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? साइटोकाइनिन। फिर है F6 अम्ल जो वृद्धि संदमन, पत्तियों के मुरझाने तथा तनाव हार्मोन्स कहलाता है। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है? वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाता है और ये एक तनाव हार्मोन्स भी कहलाता है। अब हमने पादप हार्मोन्स के बाद हम जंतुओं में हार्मोन्स को पढ़ेंगे। हमने जब स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन कौन मिलकर करता है? तंत्रिका तंत्र और अपना जो अंतःस्रावी तंत्र है वो आपस में मिलकर करते हैं और अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है वहाँ से क्या निकलता है? हार्मोन्स। जंतुओं में हार्मोन्स ये वे रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास व वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये वे ग्रंथियाँ हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करते हैं, जो हार्मोन्स कहलाते हैं। अब ग्रंथियाँ कौन कितने प्रकार की होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्रंथियाँ होती है वो कितनी होती है? मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला है अंतःस्रावी, दूसरा है बहिस्रावी और तीसरा है मिश्रित प्रकार की। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है ये जो अपना स्त्रवण है या स्रावित पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। और इस हार्मोन्स को ये सीधा कहाँ पर स्रावित कर देते हैं? रक्त में स्रावित कर देते हैं। और रक्त अपने पूरे शरीर में घूमता है तो इससे जो स्त्रवण होता है वो रक्त के साथ पूरे शरीर में चला जाता है। और ये जो बहिस्रावित है
ग्रंथियां, इससे जो मुख्यतः एंजाइम निकलते हैं और इसके साथ साथ कुछ पदार्थ जैसे दूध वगैरह भी निकलते हैं। और ये जो अपना स्त्रवण है वो कहाँ पर, लक्षित स्थान, जिस एक स्थान पर पहुंचाना है वहीं पर पहुंचाते हैं। और ये जो मिश्रित है ये दोनों की तरह कार्य करती है, हार्मोन्स का भी उत्सर्जन करती है और कुछ पदार्थों या रसों का भी स्त्रवण करती है, तो ये दोनों का करती है। इनकी जो इसका कुछ भाग होता है वो अंतःस्रावी की तरह कार्य करता है, कुछ भाग होता है वो बहिस्रावी की तरह कार्य करता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, हमारे जो मस्तिष्क है वहां पर एक पाई जाती है ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि से वर्दी हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स, वर्दी हार्मोन्स। उसके बाद है पीनियल ग्रंथि, उसके बाद है थायराइड ग्रंथि। ये सारी कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी में जैसे अपनी स्तन ग्रंथियां, इससे क्या होता है, दूध का स्त्रवण होता है और ये निश्चित स्थान से ही स्त्रवण होता है। उसके बाद अपनी श्वेत ग्रंथियां या पसीने वाली अपनी जो ग्रंथि होती है श्वेत ग्रंथि। उसके बाद अपनी जो लार ग्रंथि, ये सारे क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि में जैसे अपनी अग्नाशय ग्रंथि, ये भी क्या है, ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथियां होती है। और ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इसी अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब हम जंतुओं में जो भिन्न भिन्न ग्रंथियां होती है उनको हम अध्ययन करेंगे और उनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और इनका स्थान कहाँ पर, ये अपने शरीर के कौन से हिस्से में पाई जाती है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है ग्रंथि, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि है वो अपने सारी जो शरीर की ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। और ये पीयूष ग्रंथि होती है वो जो मानव का जो मस्तिष्क वाला भाग होता है, यहाँ पर मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। और इससे जो हार्मोन्स स्रावित होता है उसका नाम है वर्दी हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर की, हमारे जो शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर इस वृद्धि हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भीमकायता, अपना शरीर कैसा होगा, विशाल हो जाएगा। जैसे कि आपने खली को देखा होगा, वो खली, उसका शरीर अपने बाकी को तुलना में इतना बड़ा और कैसा है, क्योंकि इसमें जो वृद्धि हार्मोन्स है वो ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो गया है। उसके बाद है अगर इस वृद्धि हार्मोन्स कम मात्रा में निकले, कैसी मात्रा में, कम, तो कैसे हो जाएंगे हम, बौने हो जाएंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी हाइट क्या होती है, छोटी रह जाती है। वो किस कारण से होती है कि उनका जो वृद्धि हार्मोन्स है वो कम मात्रा में स्रावित हुआ है। ये हो गई। उसके बाद एक अपनी ग्रंथि है अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या जिसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। ये जो थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ पर पाई जाती है कि अपने जो ये गले वाला भाग है, ये जो गले वाला भाग है वो यहाँ पर एच आकार की इस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और यही थायरोक्सिन हार्मोन्स हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगर इस थायरोक्सिन हार्मोन्स की मात्रा कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारे जो यहाँ पर जो थायरॉक्स अपने गला है ये फूल जाएगा, जिसको गाइटर रोग कहते हैं। तो इसकी कमी से कौन सा होता है, गाइटर। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है, ये थायरोक्सिन हार्मोन्स कैसे बनेगा कि इस थायराइड ग्रंथि से अगर
आयोडीन होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्रवण में सहायता करता है। आयोडीन अपन तो सामान्य हम आयोडीन किससे लेते हैं, नमक से। आयोडीन युक्त नमक खा के अपने आयोडीन की पूर्ति करते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा, गाइटर या घेंगा रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर अवटु ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, गर्दन वाले या गले में, ठीक है। उससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गाइटर। और इसको थायरॉक्सिन हार्मोन के स्तर में सहायता कौन करता है, आयोडीन करता है। अब उसके बाद एक ग्रंथि है अपने जो पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था, कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय। कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ा था। इस अग्नाशय ग्रंथि से एक तो निकलते अग्नाशय रस निकलते, ये हमने पढ़ा था मिश्रित ग्रंथियों में, तो अग्नाशय रस तो निकलते हैं, उसके साथ साथ इससे एक हार्मोन्स भी निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है इसका, इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है कि हमारे शरीर में शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, शर्करा को नियंत्रित। अब आपने देखा हो कि पाचन तंत्र में हमने खाना खाया था, खाने से हमको क्या मिला था, ग्लूकोज मिला था। क्या मिला था, ग्लूकोज। और जब इस ग्लूकोज हमारे शरीर में अपने कार्य, जितनी ऊर्जा अपन को चाहिए वो ग्लूकोज मिल गया, उसके बाद जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो भोजन का संचय अपने शरीर में किस में होता है, ग्लाइकोजन में। किस में, ग्लाइकोजन में हमारा भोजन स्टोर रहता है। और इस कार्य को करने में सहायता कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन सहायता करता है। लेकिन हमारे शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा, तो ये जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा और ये ग्लूकोज कहाँ पर रह जाएगा, रक्त में ही रह जाएगा, जिससे शरीर में क्या हो जाएगी, शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। तो अब इसका इलाज क्या करेंगे कि बाहर से जब जिसको शुगर होती है डॉक्टर उसको क्या देता है, एक इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है और वो व्यक्ति वापस क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है। वापस इंसुलिन की कमी हो जाएगी, वापस उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। अब उसके बाद है अन्य ग्रंथि है, एक है अपनी वृक्षण और एक होती है अंडाशय। वृक्षण किस में पाया जाता है, नर में, और ये मादा में। अब ये जो वृक्षण ग्रंथि है इससे एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन और इससे हार्मोन्स निकलता है एस्ट्रोजन। तो ये दोनों हार्मोन है वो क्या करते हैं, नर और मादा में गौण लैंगिक लक्षण, जो किशोरावस्था के समय गौण लैंगिक लक्षण है उनको नियंत्रित करते हैं लक्षण, और उसके साथ साथ हमारे जनन तंत्र में भी सहायता करते हैं। जब जनन तंत्र वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से समझेंगे। तो अब इनको पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इनका ये जो अपने डायग्राम से देखेंगे कि शरीर में कहाँ पर इनकी स्थिति है और ये किस प्रकार से दिखती है। एक हार्मोन्स रह गया अपना, ये जो हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था उसमें कौन थी, ये किडनी थी। इस किडनी के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार की एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि होती है। ये एड्रीनल ग्रंथि क्या करती है कि अपने अंदर से एक एड्रीनल हार्मोन्स का स्त्रवण करती है। इस हार्मोन से क्या होता है कि आपातकाल में
अपन को ऊर्जा मिलती है, या इसको करो या मरो हार्मोन्स भी कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपको बहुत भाग चुके हो, आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन पीछे से एक कुत्ता छोड़ दे तो आप तेजी से दौड़ने लगोगे, तो उस टाइम वो एनर्जी कहाँ से आई? तो उस समय आपातकाल के समय क्या होता है, हमारे रक्त के अंदर एड्रीनल हार्मोन, ये एड्रीनल ग्रंथि स्रावित कर देती है, जिससे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट या वसा का उपचय बढ़ जाता है, अपनी बीपी हाई हो जाती है जी, और हृदय का धड़कना फास्ट हो जाता है, पसीना आने लगता है। इन सभी क्रियाओं से क्या होता है, अपना शरीर जो आपातकाल स्थिति में कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? एड्रीनल हार्मोन के कारण। और नाम इसका एड्रीनल किस लिए? जो किडनी होती है इसको क्या बोलते हैं? रीनल। क्या बोलते हैं? रीनल। और रीनल के ऊपर प्लस होगी, ऐड होगी, तो एड्रीनल नाम इसका हो गया था। तो यहाँ पर ये जो सारे ग्रंथियाँ थी वो हमने पढ़ी, उनका कार्य पढ़ा, उनका स्थान क्या पर है वो पढ़ा। सबसे पहले ये देखो अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि कि किसका स्त्रवण करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का। स्थान कहाँ पर है? गर्दन में। कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपाच्य। दूसरा है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। और स्त्रवण किसका करता है? वृद्धि हार्मोन्स का। दूसरा है अधिवक्र या एड्रीनल ग्रंथि। कहाँ पर होती है? वक्र या किडनी के ऊपर। किसका स्त्रवण करती है? एड्रीनल का स्त्रवण करती है। क्या काम करेगी? बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में भी ये कार्य करती है। उसके बाद है अग्नाशय ग्रंथि। स्त्रवण किसका करेगी? इंसुलिन हार्मोन्स का। कहाँ पर होती है? उदर के नीचे। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करती है। उसके बाद है लिंग हार्मोन। कौन कौन से? वृक्षण और अग्नाशय ग्रंथियों से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स पेट के निचले हिस्से में पाई जाती है। यौन आराम से संबंधित परिवर्तनों गौण लैंगिक परिपक्वता में ये काम करती है। उसके बाद विभिन्न ग्रंथियां हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है? यहाँ पर अपने गले में कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और यहाँ पर एक अपने हृदय में, ये अपने जो यहाँ वाला भाग होता है, छाती वाले भाग में, यहाँ पर एक थाइमस ग्रंथि भी पाई जाती है। उसके बाद है ये अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद ये किडनी है। इन किडनियों के ऊपर कौन सी ग्रंथि है? ये देखो, एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है। इस एड्रीनल ग्रंथि के बाद ये यहाँ पर पुरुष में क्या पाए जाते हैं? वृक्षण, जो जननांग के रूप में भी कार्य करती है। ये क्या है? वृक्षण भी एक ग्रंथि है। उसके बाद मादाओं में ये कि ये क्या, यहाँ इसी स्थान पर क्या होगी? अंडाशय या ओवरी होगी। तो इस प्रकार से ये क्या क्या है? सबसे पहले ये अपने एच आकार की थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, और उसके बाद ये अपने अंडाशय आ गया। पुरुषों में इसी स्थान पर क्या होगा? वृक्षण होगा। उसके बाद है पीयूष ग्रंथि। ये देखो मस्तिष्क के अंदर अपने जो ये मस्तिष्क वाला भाग है, यहाँ पर अंदर की तरफ पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जो कि क्या है? पालियों या लोब्स में विभाजित होती है। ये 3 पालियों में विभाजित होती है। ये देखो इस प्रकार से ये पालियों में विभाजित होती है। और इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है। अब है आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता क्या है? तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो इंसुलिन अपने जो थायराइड ग्रंथि है वहाँ से कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और थायरोक्सिन हार्मोन बनने में सहायता कौन करता है? आयोडीन सहायता करता है। और इसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? गाइटर या घेंगा रोग। तो अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन का कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गाइटर बीमारी या घेंगा रोग कहते हैं। उसके बाद है मधुमेह या डायबिटीज। ये किस प्रकार से होती है? तो हमने बताया था कि क्या होता है? अपने अंदर
जो अग्नाशय ग्रंथि है वहाँ से कौन सा स्रावित हार्मोन्स होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण हो जाता है। लेकिन जब इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, जो अपना ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा और शर्करा, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगी। इसका उपचार क्या है कि इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगेगा। और इस आयोडीन गाइटर बीमारी से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ अपने जो नियंत्रण और समन्वय वाला टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो